गुड आफ्टरनून। आगे भाई सब लोग। सुंदरम, टेस्ट सिलेबस। वालेकुम सलाम। अयान, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। टेस्ट सिलेबस यार वही रहेगा अपना, है ना। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट डालेंगे इस बार, थोड़ा सा ज्यादा डाल देंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। कुछ मोल कॉन्सेप्ट पुराना तो रहता ही है हर टेस्ट में, तो जितना कराया गया उतना ही देंगे, है ना, उससे ज्यादा नहीं देंगे। थोड़ा सा हो सकता है आज तक जो कराएं हल्के से कुछ वो सवाल भी डाल दिए जाएं, है ना, लेकिन ज्यादा पोर्शन जो है मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का ही रहेगा। तो वही 20 सवाल जैसे रहते थे वही 20 सवाल रहेंगे, और इस बार इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज्यादा बना देंगे, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस, अगले जो टेस्ट होगा उसमें थोड़े से और मुश्किल सवाल डाल देंगे। तो धीरे धीरे करके तुम डीपीपीज वगैरह भी डिस्कस कर रहे हो, डीपीपी वगैरह भी कर रहे होगे, अच्छे लेवल के सवाल डीपीपी में आ रहे हैं। तो वो उस लेवल पर तैयारी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि मुझे लगता है उस लेवल की तैयारी जो है आपको जेई के पेपर में, चाहे वो एडवांस लेवल हो चाहे मेंस लेवल हो, आपको नैया पार लगा देगी। इसलिए जो है आप मोर सॉल्ट सॉल्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर लो। मोर सॉल्ट में तो कुछ होता ही नहीं है। मोर सॉल्ट इज आयरन+2, बस इतना समझ लो तुम। तो अगर आयरन+2 है और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो आयरन+2+3 में चला जाएगा। अगर आयरन+2+3 में जा रहा है तो जो एन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। सो द एन फैक्टर ऑफ मोर सॉल्ट ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल बी 1। खत्म। तो इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दो, एन फैक्टर की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम इक्वेट करके आप करके देखना इसको तुम। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर करते हैं, आप शुरू करते हैं। और आज ही बीच में कोशिश करेंगे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी डाल डाले, है ना, तो खेल ही खत्म हो जाएगा हमारा पूरा, कुछ नहीं बचेगा फिर से। हाँ, इसीलिए ये जो बैकलॉग के लिए कह रहे हैं, पारस कह रहा है बैकलॉग हो गया है कुछ, तो बैकलॉग के लिए ही मैंने तुम्हें बताया कि हम जो है इस चैप्टर को एक पर्टिकुलर लेवल तक खत्म करेंगे, और उसके बाद जो है तुम्हें ओम सर इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक में शुरू में चीजें तुम्हें समझ में आएंगी, आसान आसान सी रहती है ना, तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा ये चैप्टर कवर करने का, तो तुम कवर कर लोगे, यही सोच के ही ये काम कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है, शाबाश। तो जो कल हम लोग ने किया था, वो कल क्या काम किया था, कल हम लोग ने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैलकुलेट की थी शायद। और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बारे में हमारी यही बात हुई है कि भाई देखिए ऐसा है, इसके अंदर जो है आप जो अप्रोच क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला निकालेंगे वो 4k(ZE²) अपॉन m∝v², ये यहां से निकाला जाए बस। और इससे ये पता चल रहा है कि जो r है, दैट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, वो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारे मतलब की बात। तो अगर आपको किसी सवाल में z या v² बदलना पड़े तो आप अपने हिसाब से बदल दीजिएगा, और अपने हिसाब से बदलने के बाद नई क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच को कंपेयर कर लीजिएगा पुरानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच से। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो वो z चेंज कर दे तो आंसर पूछे, या वो v चेंज कर दे तो आंसर पूछे, और या फिर वो z और v दोनों चेंज कर दे, ये भी पॉसिबल है। तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है वो इन दोनों जगहों पर कहां इक्वल होगी, लेकिन दोनों सैंपल अलग हैं, दोनों के जेड अलग हैं, दोनों की वेलोसिटी अलग है। तो कहां इक्वल होगी, जहां पर z/v² का रेशो वो सेम होगा। तो जहां पर भी z/v² रेशो सेम है, यानी z/v² रेशो इफ सेम, देन CDA विल बी सेम। ये बात ध्यान रखें। तो ये भी एक बड़ा अच्छा जेई का एक ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कि भाई मेरे पास 4 सैंपल्स हैं और उन चारों सैंपल्स के जेड दे रखे हैं, और उन चारों सैंपल्स में वेलोसिटीज अल्फा पार्टिकल की दे रखी हैं, अलग अलग आपने ग्रुप्स बना लिए, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप पहले आर की वैल्यू z/v² से पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हो सकता है z को वो 4 गुना कर दे और वेलोसिटी को जो है वो 2 गुना कर दे। तो अगर z को 4 गुना करोगे
और वेलोसिटी को 2 गुना करोगे तो यहां 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली इस फॉर्मूले में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अगर फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ रहा तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कांस्टेंट रहेगी। तो हो सकता है ये बना ले कि भाई कहां कहां सेम है, या ये बना ले कि कहां दुगनी हो गई है, या ये बना ले कि कहां आधी हो गई है सीडीए, वो आप जेड बाई वी स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको समझना। इस पे सवाल बनेगा तो वही कर पाएगा जिसको ये पता है कि ये आर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकाली कैसे गई थी और इसका फॉर्मूला क्या था जब अल्फा पार्टिकल को जेड पे मारा गया। समझ रहे हो ना, इसको सब लोग समझने की कोशिश करना। शाबाश। ठीक है, MnO4 से Mn2 प्लस और O2 बन रहा है। हो सकता है O2 MnO4 से ना बन रहा हो भाई। MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगी, ऑक्सीजन तो -2 में ही रहेगा। O2 वो कहीं और से आ रही, O2 आ रही है उस जगह से जिसको वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो हो सकता है ऐसा कोई आदमी हो जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड KMnO4 से रिएक्ट कर रही है और हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर O2 में कन्वर्ट हो रही है। तो O2 वहां से आ रही है, उसका एन फैक्टर के लिए O2 यूज की जाएगी। MnO4 के से O2 निकल के नहीं आ रही है, तो MnO4 के लिए तो आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज से ही काम चलाएंगे। अल्फा की जगह अगर प्रोटॉन ले, बहुत बढ़िया यार। मैं इस चीज को छुपाना चाह रहा था तुम्हें, लेकिन अब क्योंकि तुमने पूछ लिया है तो तुम्हें इस बारे में खुद ही सोचना है कि अगर अल्फा की जगह प्रोटॉन ले तो भी सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन तब ये फॉर्मूला बदल जाएगा यार। क्योंकि ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है उसमें मास किसका रखा है, अल्फा पार्टिकल का। आपको ध्यान और जेड की वैल्यू भी बदल जाएगी, क्योंकि आपने अल्फा पार्टिकल का जेड जो लिया था वो 2z लिया था, और प्रोटॉन का जो जेड होगा वो 1z होगा, क्योंकि वो तो एक प्रोटॉन है ना। तो इसका मतलब हुआ तब आप फिर से फॉर्मूला डिराइव करके निकाल लीजिएगा, तब आंसर निकाल लीजिएगा। यानी किसी भी पॉजिटिव चार्ज को जब आप मारेंगे उसके ऊपर, तो आप फॉर्मूला लगाने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगा लीजिएगा। अल्फा पार्टिकल के लिए आप इसको याद कर लीजिए। अगर आप प्रोटॉन वगैरह लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करिएगा, एक नया फॉर्मूला आएगा, उससे आंसर निकाल लीजिएगा। बहुत अच्छा, ये भी कर सकते हैं। अमित बिल्कुल बेसिक से इनऑर्गेनिक पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल जीरो लेवल से इनऑर्गेनिक पढ़ाई जाएगी। शाबाश। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज और उठाते हैं जो याद करने की है। मुझे ऐसा लगता है ये जो एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन किया गया है, इसका लॉजिक क्या है। ये जो इंटरप्रिटेशन किया गया है मैथमेटिकली कि अल्फा पार्टिकल कितना पास जाके रुक जाएगा, ये एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे न्यूक्लियस की रेडियस निकालने का एक तरीका है। आप समझिए, मतलब कहां से आया कैसे आया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस एक्सप्रेशन को और कुछ बातों को यूज करके एक न्यूक्लियस की रेडियस को निकालने का एक नया फॉर्मूला है हमारे पास, हमें उसको भी ध्यान रखना है। और वो तुम्हारे सामने ये है, मैं चाहता हूं तुम उसको याद कर लो। न्यूक्लियस की रेडियस निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है वो ये वाला फॉर्मूला बनाया गया, R=R0 इंटू A⁻⁴ सब लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि इस पर भी ऑब्जेक्टिव मैंने बुक्स में देखे हैं। कहीं ऐसा ना हो बुक से उठा के छाप दे और हम कर ना पाए। वेयर R इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की रेडियस की बात कर रहे हैं। जो न्यूक्लियस है उसकी जो रेडियस है वो R0 इंटू A⁻⁴ से दी जाती है। R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.1 फर्मी से लेके 1.44 फर्मी तक होती। फर्मी मतलब समझते हो, 1 फर्मी = 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और 10⁻⁻15 मीटर। ये 1 फर्मी। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज किया करिए। इसमें क्या क्या वैल्यूज क्या क्या हैं वो भी याद कर लेते हैं। R0 इज अ कांस्टेंट जो कि 1.1 से लेके 1.44 फर्मी तक होता है। एंड A इज द मास नंबर, यानी जिस एलिमेंट की भी आपको न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है, आप उसका मास नंबर यहां रख दीजिएगा, उसका क्यूब रूट कर दीजिएगा। R की वैल्यू यहां से लेके यहां तक। अब इसमें बच्चे कहते हैं सर ये तो यहां से लेके यहां तक के वैल्यू क्या रखेंगे, तो अब ऑब्वियस है कि अगर वो R0 की वैल्यू आपको दे देता है तब तो ठीक है कि भाई 1.2 फर्मी है R0 की वैल्यू, तब तो आप R0 1.2 रख दीजिएगा। एक की वैल्यू आप मास नंबर से निकल आएगी। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का मास नंबर 27 होता है, तो 27 का क्यूब रूट यहां 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू R0 करके आंसर आ जाएगा। अब अगर वो R0 नहीं देता है तो क्या करें, अगर R0 नहीं देता है तो आप R0 की एक वैल्यू 1.1 रखकर आंसर निकालिएगा और एक वैल्यू 1.44 रख के आंसर निकालिएगा। आपको एक रेंज मिल जाएगी न्यूक्लियस के रेडियस की। जो ऑप्शन उस रेंज के बीच में लाई करे आप उसे टिक कर दीजिएगा। सब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं,
सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सीधी सी बात, और इसमें सीधे याद करने की, इसलिए मैं ये स्लाइड में लिख के चला आया कि भाई ऐसा सीधे सीधे याद करते हैं कि जो एटम की रेडियस होती है वो 10 रेस पर -8 सेंटीमीटर के ऑर्डर की होती है, और जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो फर्मी की रेडियस की होती है, ऑर्डर की होती है, -13 सेंटीमीटर। ये देखिए 5 10 कितने हजार गुने का फर्क आ रहा है, 10 1 लाख गुने का फर्क आ रहा है। देखिए 10⁵ का डिफरेंस आ रहा है, यानी न्यूक्लियस का रेडियस और एटम की रेडियस में 10⁵ के ऑर्डर का फर्क देखने को मिलता है। तो अगर आपको कभी न्यूक्लियस का रेडियस निकालना हो तो न्यूक्लियस के रेडियस के लिए कैसे निकाला, कहां से आया फॉर्मूला हमें मतलब नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस का रेडियस निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R = R0 × A⁻⁴ वेयर A इज द मास नंबर। आपको एटम का नाम बता देगा तो मास नंबर पता चल जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का क्यूब रूट किया 3 आ गया, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, तो यहां 3 रख दिया। R0 की वैल्यू अगर उसने दे रखी है तब तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो आप एक बार 1.1 रख दीजिएगा तब आंसर आ जाएगा, और एक बार 1.44 रख दीजिएगा तब आंसर आ जाएगा। तो आपको न्यूक्लियस के रेडियस की एक यहां से लेके यहां तक की रेंज मिल जाएगी। तो जो ऑप्शन इस रेंज के बीच में आए आप उसे टिक कर दीजिएगा, आपको न्यूक्लियस की रेडियस मिल जाएगी। सब लोगों को समझ में आ रहा है? सब लोगों को ये बात समझ में आई? सौरभ क्या दिक्कत है इसमें? बहुत सीधा सा कहानी है यार, इसमें सीधे सीधे याद करने के लिए कह रहा हूं मैं आपको। आप इसको सीधे सीधे याद करने जा रहे हैं कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0 × A⁻⁴ बस इसको याद करना है। R0 इज अ कांस्टेंट जो कि 1.1 से लेके 1.44 फर्मी तक होता है। A इज द मास नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एल्युमिनियम की मुझे न्यूक्लियस की रेडियस चाहिए और R0 की वैल्यू मैंने आपको दे रखी है 1.2 फर्मी, तो अब आप आंसर कैसे निकालेंगे? एल्युमिनियम का क्यूब रूट कर दोगे तो 3 आ जाएगा। 27 का क्यूब रूट, एल्युमिनियम का मास नंबर कितना होता है 27, तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, तो यहां 3 आ जाएगा। और मैंने R0 की वैल्यू 1.2 फर्मी दे रखी है, तो 1.2 × 3 यानी 3.6 फर्मी एल्युमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस होगी। बात खत्म। हाँ, अगर मान लो उसने R0 नहीं दे रखा 1.2 फर्मी, तब क्या करेंगे? तो आप पहले से याद करके गए हैं कि R0 1.1 से लेके 1.44 तक होता है, तो एक बार आप 1.1 रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3 × 1.1, और एक बार 1.44 रख दीजिएगा तब आंसर आ जाएगा 1.44 × 3। जो भी आंसर आ रहा है उसकी एक रेंज आ गई यहां से लेके यहां तक, जो ऑप्शन में उसके बीच में लाई करे उसको टिक कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? शाबाश, ठीक है। देखो ये आदित्य, इस फॉर्मूले को चक्कर में मत पड़ो, ये कहां से डिराइव होता है, ये हमारे मतलब का नहीं, हमारे सिलेबस में भी नहीं इसका डेरिवेशन। बस R0 क्या है और A क्या है वो सीखो। R0 इज अ कांस्टेंट जो कि 1.1 से 1.44 तक होता है, और A इज द मास नंबर। बस आपको ये याद रखना है, और R0 की वैल्यू भी याद रखनी है। अगर उसने क्वेश्चन में दे दी तब तो ठीक है, नहीं दी तो आप 1.1 भी रखेंगे, 1.44 भी रखेंगे, दो ऑप्शन आएंगे और उन दोनों के बीच में जो ऑप्शन आपको सवाल में दे रखा होगा आप उसको टिक करेंगे रेडियस के लिए। समझ में आ गया ना? ठीक, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं जहां से थोड़ा सा चीजें बदलती, वो आता है, हालांकि ये टॉपिक फिजिक्स का टॉपिक है तो हम इसको फिर वही डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हम हल्की सी एक बात कर रहे हैं क्योंकि हमें ये कहानी चेंज करनी है अपनी। हम ये जानते हैं कि ये जो रोशनी हमारी आंखों पे पड़ रही, सूरज से आने वाली जो रोशनी, या जो विजिबल लाइट है, या फिर जो रेडियो वेव्स हैं, या फिर जो अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करती हैं, या फिर जो इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करती हैं, ये जितनी लाल रंग की लाइट, पीले रंग की लाइट जिसको विजिबल रीजन की लाइट कहा जाता है, दे ऑल आर वेव्स इन नेचर, और उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैटेगरी में डाला गया है। यानी अल्ट्रा वायलेट रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये सारी हमारी इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, ये जितनी भी है, रेडियो वेव्स, ये माइक्रोवेव, ये सब हमारी विजिबल, ये सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैटेगरी में आती। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? एक्चुअली दे आर वेव्स। बात खत्म। हमारे मतलब की बात इतनी है कि जिनको मैं देख रहा हूं या जो मेरे सामने वेव्स हैं, ये जितनी भी लाइट है, ये सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इनको मैं वेव की कैटेगरी में डालता हूं। और वेव की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वही लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि जो लाइट का नेचर है
वो वेव। और अगर वो लाइट का नेचर वेव है तो वो सारी वो प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी जो वेव्स फॉलो करती हैं। बात खत्म हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनको आप वेव नेचर का अभी अज्यूम करने जा रहे हैं, इनको इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में दो तरह के ऑसिलेशंस होते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये दोनों ऑसिलेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी जो वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा, और वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक वेव नेचर शो करेंगे। जैसे ये देखिए, आप इसकी पहले डेफिनेशन याद कर लेते हैं। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है उसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे। ये ऑसिलेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एविडेंटली ऐसा देखा गया। यानी अगर मान लीजिए मैं इस तरह से समझूं, यानी मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो तरह के वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो इस तरह से वेव चल रही है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यानी ये एक वेव है। मेरे हिसाब से जितना तुम्हें समझाना था मुझे वो ये कि ये जितने भी रेडिएशंस हैं, ये सारे रेडिएशंस, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, चाहे वो विजिबल रीजन को बिलोंग करें, चाहे वो माइक्रोवेव्स हो, चाहे वो कॉस्मिक रेज हो, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और इनका अपना एक वेव नेचर होता है। और क्योंकि इनका वेव नेचर है, इसलिए ये सारे लोग वेव की प्रॉपर्टीज या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। और वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उनका वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका एम्पलीट्यूड, उनकी वेलोसिटी, ये सारे उनका कैरेक्टरिस्टिक। यानी मैं अब यहां से एक बात स्टार्ट कर रहा हूं कि जो हमारे फिजिक्स वाले टीचर डांस करते हैं इसे समझाने के लिए। अच्छा ठीक, तो अब हमें अभी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो हम बहुत सीधी सीधी बात कर रहे हैं, बहुत सीधी सी कहानी है। मैं अब ये मानने जा रहा हूं, उसके बाद में कुछ और मानूंगा। अभी मैं ये मानने जा रहा हूं कि सूरज से जो रोशनी आ रही है या बल्ब से जो रोशनी मेरे पास आ रही, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक वेव, यानी वो मेरी आंखों पर कॉन्टिन्यूअस फैशन में आ रही है। ऐसे वेव का नेचर समझते हो ना, ऐसे कॉन्टिन्यूअस नेचर, यानी ये लाइट मेरे ऊपर एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में आ रही। बस इतना मैंने सीखा भी। तो मैंने कहा सर अच्छा ये तो समझ गया हम कि ये वेव नेचर की है, तो इस वेव की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती होंगी, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लीजिए। तो वो तुम्हें सबको पता है, वेवलेंथ क्या है। उन प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूं, ये वेवलेंथ, ये कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज है, तुम सब इसके बारे में जानते हो, इसमें कुछ खास बात नहीं करनी यार हमें। क्या है वेवलेंथ? सबको पता है वेवलेंथ वेव की क्या होती है। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को ही वेवलेंथ कहा जाता है। मैं अभी बना के दिखा दूंगा। यानी अगर आपने कोई वेव बनाई है तो उस वेव में जो ऊपर के चोंच है, उन दो कॉन्सिक्यूटिव चोंच के बीच की जो दूरी है उसे वेवलेंथ कहेंगे। या जो दो गड्ढे हैं, उन दो कॉन्सिक्यूटिव गड्ढों के बीच की जो दूरी है उसे आप वेवलेंथ कहेंगे। सर फिर वेव की फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए बोलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स एक सेकंड में पास हो जाती, उसे उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी आपने एक पॉइंट बना लिया और उस पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी भी वेव्स एक सेकंड में पास हो रही वो उसकी फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी। और इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हर्ट्ज पर सेकेंड या साइकिल्स पर सेकेंड से निकाली जाएगी। तुम लोगों ने सुना होगा ये वाली बात, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? यानी मैं इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वही है यार, लीनियर डिस्टेंस जितनी भी वेव ट्रैवल करेगी पर सेकंड, ये तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है ना। एक सेकंड में जितनी दूरी तय करेंगे वही आपकी वेलोसिटी है। मैं अभी इनको निकाल के दिखाता हूं। एम्पलीट्यूड्स, जो गड्ढे की ऊंचाई है वो एम्पलीट्यूड के नाम से जानी जाएगी। और वेव नंबर रेसिप्रोकल होगा वेवलेंथ का। दैट मींस वेव नंबर इज 1/λ, जिसको न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाए। इसको अभी मैं लिख देता हूं, इसको मैं समझा देता हूं। ये बड़ा आसान सा है यार, ये कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है, ये कोई ऐसा कुछ बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो। सर वेवलेंथ हमने सुनी है, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम जानते हैं, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं। लेकिन अभी भी बात सिर्फ एक है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं यार। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर वेव नेचर माना है। आपकी आंखों पर ये जो लाइट पड़ रही है, आपके हिसाब से ये लाइट आपकी आंखों पर कॉन्टिन्यूअस आ रही है, ये आपका नेचर है।
आप अपना नेचर बदलने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। यानी सब लोग इस बात को समझने चले कि केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में क्या सीखना चाह रहे हैं कि हम सबसे पहले इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ऐसा तुम्हारा नेचर वेव, यानी तुम एक वेव हो, तुम्हारी वेवलेंथ ज्यादा होगी या कम होगी। यानी सूरज से आने वाली रोशनी, उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी। ये जो आंखों पे मेरी लाइट पड़ रही है, व्हाइट लाइट, उसकी रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, उसकी एनर्जी कुछ और होगी। चलिए ठीक, लेकिन ये है सब कॉन्टिन्यूअस। और इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर, चाहे वो रेडियो वेव हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो कॉस्मिक रेज हो, चाहे वो विजिबल रीजन को बिलोंग करे, चाहे इंफ्रारेड को, चाहे अल्ट्रावायलेट को, इन सब की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैटेगरी है और इन सब की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर है। तो फिर डिफरेंस कहां है? डिफरेंस उनकी वेवलेंथ में। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है और जो कॉस्मिक रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उन दोनों की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे लिए, भाई देखो ऐसा, इसमें कोई भी आदमी इस चक्कर में ना रहे कि हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पढ़ रहे हैं। हम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टॉपिक इसलिए लेके आए ताकि ये बता सकें कि हमने आज अभी सूरज से गिरने वाले लाइट को या हमारी आंखों पे पड़ने वाली इस ट्यूब लाइट की लाइट को हमने वेव नेचर दिया है। यानी दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, वेव्स आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। व्हाट इज वेव नेचर? वेव नेचर इज कॉन्टिन्यूअस नेचर। और फर्क कितना है इस वाली लाइट में और सूरज की लाइट में? सर सिर्फ वेवलेंथ का फर्क है। उसकी वेवलेंथ हो सकता है ज्यादा हो कम हो, इसकी वेवलेंथ हो सकता है कम हो ज्यादा हो, लेकिन इन दोनों लोगों की जो स्पीड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर होगी। हमने अभी इतना सीखा है बस। क्या तक समझ पाए तुम लोग? ठीक, अब जरा इसमें थोड़ी सी बात करते हैं। जो यानी जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, इसमें बड़ा सीधी सी बात है कि अगर आप वेव की बात कर रहे हैं तो ये वेव नेचर, ये वेव, और हम सब जानते हैं कि इस वेव में दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है, ये मान लीजिए दो क्रेस्ट हो गए, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट हो गए, इनके बीच की जो दूरी है उसे वेवलेंथ कहेंगे, या इनको ट्रफ कहा जाता है, दे आर ट्रफ। इनके बीच की जो दूरी है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। यानी दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, दे आर क्रेस्ट, एंड जो गड्ढा है उसे ट्रफ कहते हैं। तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ्स के बीच की जो दूरी है उसको वेवलेंथ कहते हैं। ये पहली डेफिनेशन हो गई। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स पास हो रही उसे उस वेव की फ्रीक्वेंसी कह दिया जाता। ठीक। वेलोसिटी किसे कहते हैं सर? वेलोसिटी जो होती है इज इक्वल टू डिस्टेंस, और ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है बिल्कुल सीधी जो तुमने बचपन से पढ़ी है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। और इसकी जो यूनिट है वो तो देख के ही लग रहा है, पर सेकेंड हो सकती है। इसको कुछ लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको साइकिल्स पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ये सब इसकी यूनिट, यानी एक सेकंड में जितनी वेव्स क्रॉस करेंगे। यार ये तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मैंने फ्रीक्वेंसी की यूनिट, ये जो यूनिट है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट, यानी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स होंगी वो पर सेकंड, हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकंड के नाम से जानी जाएंगी। जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी, पहले इसके बारे में सोचते हैं। सर वेलोसिटी तो हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो ये काम करते हैं कि एक जो वेव है हमारी वो एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही वो उसकी वेलोसिटी होगी। तो ये कैसे निकालें कि वो एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? जरा सोचो, दिमाग लगाओ। सर स्पीड तो मुझे पता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो उसकी स्पीड सी होगी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर आप जनरल बात कर रहे हैं कि वेव की स्पीड कैसे निकलती है, तो एक वेव की स्पीड निकालने के लिए एक सेकंड में वो वेव जितनी दूरी तय करेगी वही उसकी स्पीड होगी। अब ये बताओ जरा, अक्ल लगाना, एक वेव जब चलती है किसी पॉइंट से, जब एक वेव गुजरती है तो इसका मतलब है उसने लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल की। सब लोग समझना इस बात को भाई,
ये अब चैट बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल सीधी सी बात करने जा रहे हैं। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, और आपको स्पीड मिलने जा रही। लेकिन अब डिस्टेंस कैसे निकालें 1 सेकंड में, वो चेक करते हैं जरा। एक वेव 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको भूल जाते हैं। एक वेव जब किसी पॉइंट से निकलती है तो इसका मतलब उसने लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करी, यानी एक वेव का मतलब होता है लैम्डा। अब 1 सेकंड में कितनी वेव्स निकल गई वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है, और फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिफाइन करते हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज न्यू। यानी अब तुम समझना, व्हाट इज न्यू? न्यू मतलब 1 सेकंड में न्यू वेव्स निकल गई, यही तो मतलब हुआ। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। यानी अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में न्यू वेव्स क्रॉस कर जाएंगी। और एक वेव के क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होती है? लैम्डा। तो न्यू वेव्स जब क्रॉस करेंगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगी? न्यू लैम्डा। एंड दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट वेव इन 1 सेकंड इज नोन एज वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स निकली? न्यू। और एक वेव के निकलने से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई? लैम्डा। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी इज न्यू लैम्डा। और अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए जो वेलोसिटी होती है वो c के बराबर होती है। तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यानी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं। तुम सब ने ये वाला फॉर्मूला सुन रखा है, यानी सब लोग इस बात को जानते हैं कि सर अगर आपको वेलोसिटी लैम्डा के साथ न्यू का रिलेशन निकालना चाहते हैं तो एक बिल्कुल क्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए न्यू लैम्डा का एक्सप्रेशन मेरे सामने है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। बात खत्म। अब तुम देखो फर्क क्या है। फर्क यह है कि सर सी तो सबका कॉमन होगा, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे सूरज की रोशनी हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो कॉस्मिक रेज हो, उन सब का सी कॉमन है बिकॉज दे ऑल आर ईएमआर। एंड ईएमआर का लाइट स्पीड हमेशा सी के बराबर होता है। तो सर उन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये, किसी का न्यू ज्यादा है, किसी का न्यू कम है, किसी का लैम्डा ज्यादा है, किसी का लैम्डा कम है, लेकिन न्यू और लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन हर ईएमआर के लिए सी होता। इस पे बड़े छोटे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। सर फलाना वेव दे रखी है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसकी लैम्डा निकालिए। अब अगर वो वेव ईएमआर है तो फिर तो बड़ा क्लियर है, सी नोन है, न्यू दे रखा है, लैम्डा निकाल लो, हो गया सॉल्व। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? सबको ये वाली बात समझ में आ रही है? यानी बहुत सीधी सी कहानी चल रही है कि भाई ऐसा है, मैं एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सर एक लैम्डा होता है, वेवलेंथ होती है वेव की, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसकी स्पीड भी होती है। वेवलेंथ को लैम्डा से डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिफाइन करते हैं, और न्यू और लैम्डा का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उस वेव की स्पीड होती है। अब अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव मानते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है तो फिर सी भी न्यू लैम्डा के बराबर होगा, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमआर और लैम्डा इज द वेवलेंथ। ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है, और इस पर मैंने देखा है मेंस लेवल पर या किसी और ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। सिर्फ इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है। यहां तक सबको क्लियर है? बेटा डीपीपी 11th की जगह शायद हम लोगों ने टेस्ट अपलोड किया था, डीपीपी 11th अपलोड नहीं हुई है, उसकी जगह हमने टेस्ट अपलोड कर दिया था। क्लियर है ये? शाबाश। अब जरा इस पे एक सवाल कर लेते हैं। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का सवाल है। मैं एनसीईआरटी का एक सवाल लिख के लाया हूं। एक वेव का ट्रैवल करना, यानी एक पॉइंट से एक वेव निकल गई, इसका मतलब लैम्डा डिस्टेंस निकल गई। 2 वेव निकल गई, 2 लैम्डा क्रॉस हो गया। 3 वेव निकल गई, 3 लैम्डा क्रॉस हो गया। और अगर n वेव निकल गई, न्यू वेव्स निकल गई, तो न्यू लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल हो गई। और न्यू वेव कितनी देर में निकलती हैं? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई? न्यू लैम्डा। उसी को क्या कहते हैं? स्पीड। सो स्पीड ऑफ दैट वेव इज न्यू लैम्डा। इफ इट इज ईएमआर then it will be c, and that c must be equal to new lambda. क्लियर है?
एक वेव का लेंथ वेव लेंथ से डिसाइड होता है। दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू ऊंचाइयां वाले चोंच पहाड़ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू गड्ढा। तो दोनों गड्ढों के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बोल दो, चाहे दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस बोलो, वो लैम्डा बोली जाती। शाबाश, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सवाल सॉल्व करो। ये सवाल सिर्फ किस लिए दिया गया है? ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन पता चले। ये सिर्फ कैलकुलेशन का सवाल है। आप देख लीजिए, विविध भारती रेडियो स्टेशन, माई गॉड, वगैरह वगैरह वगैरह, और वो पूछ रहा है कि एंड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये देखिए, आप बिल्कुल सीधी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई साहब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, अब जैसे ही उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला, एक चीज क्लियर हो गई, स्पीड इज इक्वल टू सी। अब जब सी आ गया तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होगा। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है वेवलेंथ, और मुझे फ्रीक्वेंसी हर्ट्स या किलो हर्ट्स में दे रखी है, ये देखिए। तो अब आप सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लगा दीजिए। 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू न्यू 1368 किलो हर्ट्स है, तो इसको हर्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। यूनिट भी डाल देते हैं, मीटर पर सेकेंड। यहां पर क्या आएगी? पर सेकेंड। हर्ट्स किसे कहते हैं? पर सेकेंड को। और लैम्डा, ये लैम्डा। अब बिल्कुल देखो, साफ समझ में आ रहा है, सेकंड से सेकंड कट रहा है। जो लैम्डा आएगा वो मीटर में निकल के आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि आंसर मीटर में चाहिए कि एंगस्ट्रॉम में चाहिए कि नैनोमीटर में चाहिए, वो ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो सब गलत हो जाए। तो ये कंफर्म है, यहां से जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, बिकॉज द यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ये हर्ट्स इज पर सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल होगा, लैम्डा जो है वो आपको मीटर में मिल जाएगा। तो इस लैम्डा को आप सॉल्व कर लेंगे। दिस लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 10⁻3। जो भी सॉल्व करके आएगा ये मीटर में आ जाएगा। आप इसको एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन मैं पहले भी बता चुका हूं, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। उल्टा हो गया ये। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻8 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10⁻3 मिलीमीटर होते हैं। सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये कन्वर्जन कर सकते हैं। ऐसी पिकोमीटर का भी याद करो, 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर। फर्मी भी याद कर लो, अभी मैंने बताया था 1 फर्मी इज 10⁻15 मीटर। तो ये कन्वर्जन्स कर सकते हैं। हो सकता है इस सवाल को, जैसे ये तो एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन इस सवाल को अच्छा बनाने के लिए अगर मैं देता ये सवाल, तो मैं ये पूछता, फाइंड आउट दी वेवलेंथ ऑफ दैट रेडियो वेव इन माइक्रोमीटर। ये सवाल आ जाता। बता सकते हो तुम माइक्रोमीटर में क्या निकल के आएगा? ये तो मीटर आ गया, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फटाक से माइक्रोमीटर आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर? 10⁻, माइक्रो इज 6, 10⁻6। शाबाश। बस इसको सॉल्व करना है, मतलब समझ रहे हो, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं कि ये तुम कर क्या रहा हूं। मैं तो ये चाह रहा हूं कि भाई आप थोड़े से समझे, थोड़े से कैलकुलेशन आएंगे। सी बाई लैम्डा करना पड़ेगा, कभी सी न्यू करना पड़ेगा, सी न्यू लैम्डा करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। आप उसको ध्यान रखिए बस। क्लियर है? एक और सवाल लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल वही, फिर वही टाइम पास, उल्टा सीधा सवाल। क्या कह रहा है? सर वेव नंबर निकालिए, फ्रीक्वेंसी निकालिए, किसकी निकालिए? वेवलेंथ दे रखी। अरे यार, जब वेवलेंथ दे रखी है तो सब कुछ निकल आएगा। हमें पता है कि जो वेव नंबर होता है वो 1/λ के बराबर होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, अब ये तो क्लियर है कि अगर आप येलो रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, दैट मींस विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज अगेन एन ईएमआर। और अगर ये ईएमआर है तो इसका मतलब इसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर है। बस अब आपको जो निकालना है निकाल लीजिए। क्या दे रखा है हमें भाई? एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दे रखी है, यानी लैम्डा इज 58 इंटू 10⁻10 मीटर। बस अब आप देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ले लीजिए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। वही जो फॉर्मूला हमारा, न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आ गई। सी की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा भी मीटर में चाहिए, तो ये आ जाएगा 5800
इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल होगा, जो भी आएगा वो समथिंग पर सेकेंड आ जाएगा। और इसी को आप पर सेकेंड को आप क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी निकल आएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है भाई, सिर्फ कैलकुलेशन। जितनी जल्दी होगा। ईएमआर कब नहीं होगा? जब वो किसी मैटर वेव की बात करेगा, जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा जाता है। मैटर वेव्स आर नॉट ईएमआर। समझो बात। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, उससे एसोसिएटेड जो उसकी वेवलेंथ है, जो उसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, एंड दैट इज वेवलेंथ ऑफ अ मैटर, एंड मैटर वेवलेंथ इज नॉट ईएमआर। यानी अगर मान लीजिए मैं नाच रहा हूं और मेरी वेवलेंथ लाल रंग की वेवलेंथ को मैच करती है, तो मैं आपको लाल नहीं दिखूंगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ का मतलब है ईएमआर की बात चल रही, और मैं जो नाच के वेवलेंथ बता रहा हूं अपनी, वो मेरी मैटर वेव है। मैटर वेव्स आर डिफरेंट देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट्स व्हाई आपको मैं लाल नहीं दिखाई दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी मैटर वेव्स, जिस मैटर वेव से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है, उसका ईएमआर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो आपको दिख रही हैं, विजिबल रीजन वाली, अल्ट्रा वायलेट, माइक्रो, कॉस्मिक, रेडियो, जो भी कुछ है, दे ऑल आर ईएमआरस, एंड ईएमआरस की स्पीड हमेशा लाइट की स्पीड के बराबर होगी। जब किसी मैटर से एसोसिएटेड एक बॉल को फेंका, बताइए उसकी वेवलेंथ, और उसकी वेवलेंथ का मेरी इस ईएमआर से कोई लेना देना नहीं। समझो बात, क्लियर है? उसाइल कह रहा है सर आप मत नाचो। मैं तो ऐसे ही नाचता हूं यार। मैं ग्लास में ही पानी पी रहा हूं अंकित। ये ग्लास है, ये प्लास्टिक का ग्लास है, डिस्पोजेबल ग्लास। ठीक है, जो भी इसका आंसर आ रहा है ना अपने हिसाब से, और इस तरह के सवाल होंगे, मैं इसको डीपीपी में भी एक दो सवाल डाल दूंगा, थोड़ा सा गुणा भाग कर लेना अपने हिसाब से। आप मेंस लेवल पर पूछ सकता है, एडवांस लेवल पर मुझे उम्मीद कम है कि सी बाई लैम्डा लगा के आपसे सवाल पूछेगा। अच्छा, वेव नंबर कैसे निकलेगा यार? वेव नंबर किसे कहते हैं? वेव नंबर इज 1/λ। इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/λ। तो वही है, 1/λ अपने हिसाब से निकाल लेना। जनरली वेव नंबर जो की यूनिट जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, तो आप इस एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कैसे भी निकाल लो, तो अपने इसको हिसाब से सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना। तो 1/5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये जो भी निकल के आएगा वो समथिंग सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ये वेव नंबर आ जाएगा। बस ये कन्वर्जेंस थोड़ा सा ध्यान रखना कहीं, क्योंकि इसमें पूरा जो खेल है ना, वो पूरा खेल सिर्फ यूनिट्स का ही है। कहीं ऐसा ना हो वो जीरो वीरो कम ज्यादा हो गए। बस आंसर में यही दिक्कत होती है इसमें। सर नैनोमीटर में पूछा था हमने एंगस्ट्रॉम में निकाल दिया, एंगस्ट्रॉम में पूछा था हमने नैनोमीटर में निकाल लिया। सर हमने जब नैनोमीटर में निकालने की कोशिश की तो हमने यूनिट कन्वर्जन गलत लगा दिया। इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ कलाकारी नहीं। अब आते काम की बात पे यार, ये सब कर क्यों रहे थे? ये कर इसलिए रहे थे ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि भाई जितनी भी ये रेडिएशंस हैं ये सब वेव नेचर होती। ठीक, हमारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैं लाइट के वेव नेचर से सॉल्व करता हूं। तुम फिजिक्स में भी ये सब करोगे। हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पर सेकंड को हर्ट्ज कहा जाता है बेटा, कन्वर्जन नहीं करना है मुझे। पर सेकंड यानी सेकंड इनवर्स का दूसरा नाम हर्ट्ज होता है, ये इसका नाम होता है। तो यहां पर सेकंड आ रहा था ना, कहीं पता नहीं कहां आ रहा था, यहां पर सेकंड, तो आप पर सेकंड को हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, कन्वर्जन नहीं करना है, दे बोथ आर सेम। पर सेकंड इज नोन एज हर्ट्ज। क्लियर है ना? आईआईटी बॉम्बे जाना है, बिल्कुल जाइए भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, जरूर जाइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम तो आईआईटी बॉम्बे में नहीं पढ़ पाए। टेस्ट सिलेबस मैंने याशिका बता दिया, तुम पता नहीं कहां थे उस टाइम। टेस्ट सिलेबस वही है जो अब तक पढ़ाया जाएगा। हो सकता है इसके ऊपर भी एक दो सवाल डाल दिए जाए, अदरवाइज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट पे सवाल रहेंगे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होंगे, उस पर ही सवाल ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे 20 सवाल होंगे उनमें से ज्यादातर सवाल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड होने चाहिए। शाबाश, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसी में आते हैं थोड़ा सा काम की बात पे यार। अब देखो ना, यहां से एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी स्टार्ट होने जा रहा है।
ये तो हम ऐसे ही जो है फिजिक्स विजिक्स इधर उधर घुमा फिरा के बेकार की बातें कर रहे थे। मैं रुड़की से पास आउट हूं, आईआईटी रुड़की से 2002 बैच में। मैं कौन से राज्य से हूं? मैं यूपी से हूं, लखनऊ का रहने वाला हूं। ठीक, अच्छा अच्छा, अब काम की बात करते हैं। अब ये तय हो गया हमारा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दे आर वेव इन नेचर, ठीक है ना। तो ये वेव नेचर की, तो अब ये मान लिया। और व्हाट इज वेव? वेव नेचर से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे मतलब है कॉन्टिन्यूअस नेचर से। यानी मेरा ये मानना है कि जब मैं यहां खड़ा होऊंगा और मेरे ऊपर ये जो रोशनी आ रही है, तो ये रोशनी मेरे ऊपर एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में आ रही है, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर वेव्स। सो दिस emission of radiations by this bulb will be continuous in nature। यानी एक बल्ब आपकी आंखों पर, ये मान लीजिए बल्ब है, तो ये बल्ब आपकी आंखों पर, ये आंखें बना लेते हैं, जो भी रेडिएशन एमिट कर रहा है वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में कर रहा है। ये मैंने अभी सीखा है बस। अब मैं आता हूं केमिस्ट्री में। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो रेडिएशंस कोई बॉडी एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है, वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में ही नहीं, वो डिस्क्रीट फैशन में भी हो सकते हैं, यानी वो टुकड़े भी हो सकते हैं। मैंने कहा यार यहां से तो तुमने पूरा मामला ही बदल दिया। अब तक तुम कह रहे थे कि जो रेडिएशंस आपकी आंखों पे पड़ रहे हैं या जो रेडिएशन आप एमिट कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी में से रेडिएशंस जो एमिट कर रहे हैं, लाल रंग का, पीले रंग का, मैं अभी समझाता हूं, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस फैशन के होने चाहिए ना। आप इनको वेव बोलते हैं, वेव्स आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। तो मैं अब उसका पलट के जवाब क्या दूंगा कि हां, ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लाइट के वेव नेचर को मानकर प्रूव किए गए, जैसे रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब लाइट का वेव नेचर ही तो होता है। लेकिन आप उन एक्सपेरिमेंट्स को लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू वेव नेचर। तो मैंने कहा तुम कहना क्या चाह रहे हो? कहना यह चाह रहे हैं कि लाइट के ड्यूअल नेचर की बात चल रही। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वो वेव भी होती है, वो पार्टिकल भी होती है। जो एक्सपेरिमेंट्स पार्टिकल मानकर प्रूफ आसानी से किए जा सके तो लाइट को पार्टिकल नेचर दे दिया जाता है, और जिन एक्सपेरिमेंट्स को आप वेव नेचर मान के आसानी से प्रूफ कर सके, लाइट को पार्टिकल वेव नेचर दे दिया जाता है। यानी इसमें कोई लड़ाई नहीं है। लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर है, वो वेव नेचर भी अज्यूम की जा सकती है, वो पार्टिकल नेचर भी अज्यूम की जा सकती है। जिन एक्सपेरिमेंट्स को वेव के थ्रू एक्सप्लेन करना आसान है उनको वेव मान के कर लीजिए, और जिनको पार्टिकल मान के करना है उनको पार्टिकल मान के कर लीजिए। लेकिन फिर वही है, लोग ये कहते हैं कि सर कोई तो ऐसा प्रूफ होगा ना जिससे आप लाइट के पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए तो लाइट के फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये जो आप पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप? यहां तक सब लोग की बात समझ में आ रही है? मुस्कुराइए, सौम्या कह रहे हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में, शाबाश। अब हम यहीं से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अश्मित बिल्कुल सही करो, यहीं से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात चल रहे हैं, लेकिन जरा सब लोग समझने की कोशिश करना। मैं सिर्फ एक बात ही ऐसी बोलूंगा जिससे तुम्हें यह समझ में आएगा कि लाइट के पार्टिकल नेचर की बात कैसे आ रही। अब इसको तुम समझना जरा। पहले तो ऐसे सोचते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने आप ही एक बार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप अपने आप ही समझने की कोशिश करना है इसको। तुमने देखा भी होगा, मैं इसलिए जानबूझ के एक ऐसा एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूं जो तुम सोच सकते हो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तुम एक लोहे का टुकड़ा लो, भाई सब लोग ये चैटिंग वैटिंग बंद करो यार, इसको जरा समझने की कोशिश करना जरा, ठीक। एक लोहे का टुकड़ा लो और उसको गर्म करो। क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या चल रहा है? हालांकि हो सकता है तुमने ना किया हो, लेकिन तुमने सुना है, देखा है, टीवी में देखा है, या तुम्हें आइडिया है कि जब आप लोहे को गर्म करते हैं तो क्या होता है। आप एक बार लोहे के टुकड़े को गर्म करना स्टार्ट करिए। अब वो लोहे का टुकड़ा, भाई मैं भी बैठा था, मैंने सोचा चलो यार एक ऐसी, पता नहीं मेरी आंखों के सामने एक लोहे का टुकड़ा गर्म हो रहा था, तो मैंने देखा उसको। अब देखते ही मैं बड़ा हैरान हो गया यार, और मुझे एकदम से लगा अरे यार ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे कुछ क्या बताया गया था और ये तो कुछ और हो गया। क्या? जब मैंने उस लोहे के टुकड़ों को गर्म होते हुए देखा तो मैं बहुत गौर से देखता रहा। मैंने देखा अरे यार ये धीरे धीरे लाल हो रहा है, धीरे धीरे लाल होता चला जा, थोड़ी देर बाद जो है उसका कलर नीला होता चला। मैं ही क्या बताना चाह रहा हूं कि वो लोहे का टुकड़ा गर्म होते वक्त अपना कलर बदल रहा था।
तो सर इससे क्या हो गया, वो तो बदलेगा ही। जब आप उसको गर्म करेंगे तो पहले हल्का पीला, फिर और पीला, फिर लाल, फिर नीला, टीला, पीला, सब होता चला जाएगा। इसमें क्या परेशानी है? हमने कहा अरे लल्लू इसी में तो सबसे बड़ी परेशानी है। ये तो ये कह रहा है कि जो रेडिएशंस वो एमिट कर रहा है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकती। समझो इस बात को सब लोग, पहले इस बात को, हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे हैं। शाबाश, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। मैं इसी को तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे समझते जरा, ये एक लोहे का टुकड़ा है, आप इसको गर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको रेडिएशन दे रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो जो भी आप इसको रेडिएशन दे रहे हैं वो रेडिएशन को अब एमिट कर रहा है। ठीक, अब आप ये बताइए, जब ये लोहे का टुकड़ा रेडिएशन एमिट करेगा तो सपोज वो लाल रंग की या हल्के लाल रंग की रेडिएशन एमिट कर रहा है, ऐसे बोल रहा हूं मैं। ठीक, यानी वो जो वेवलेंथ रेडिएशन एमिट कर रहा है उसकी जो वेवलेंथ है वो सपोज किसी कलर को बिलोंग करती। अब तुम ये बताओ कि जब उसने एक बार एक पर्टिकुलर रेडिएशंस को एमिट करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी वेवलेंथ तो बदल ही नहीं सकती, क्योंकि वेव की वेवलेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है। अरे भाई, एक बार वेव चालू हो गई तो उसकी वेवलेंथ तो हमेशा लैम्डा ही बोलेंगे ना। ये थोड़ा ना कहेंगे इस हिस्से की वेवलेंथ लैम्डा, उस हिस्से की डबल लैम्डा है। अरे भाई, लैम्डा तो लैम्डा है। इसका मतलब ये हुआ जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करना स्टार्ट कर देता है, और वो पूरी जिंदगी उसी वेवलेंथ को एमिट करना चाहिए ना। उसने वेवलेंथ बदल कैसे दी? अपनी वेवलेंथ तो बदल ही नहीं सकती। जब वेवलेंथ नहीं बदल सकती तो उसका कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने तो उसका कलर चेंज होते हुए देखा। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करना भाई, सब लोग इसको समझने की कोशिश करो। शाबाश। इसका मतलब यह हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब मेरे पास सपोज एक लोहे एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, ये ठीक, इस लोहे के टुकड़े को आपने रेडिएशन दिए, इसने रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर ये रेडिएशन एमिट कर रहा है तो इसका एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ होगी। तो सपोज मुझे ये नीला, पीला, काला जो भी दिख रहा है वो दिख रहा है, ठीक, लेकिन फिर वो हमेशा वही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैंने ऐसा रेडिएशन एमिट करनी स्टार्ट की, ये वेवलेंथ, ठीक है, ये वेवलेंथ एमिट की और फिर मेरी वेवलेंथ बड़ी हो गई। ये नहीं हो सकता यार। एक बार वेव लैम्डा की निकल गई तो वो लैम्डा की चलेगी, वेव अपनी वेवलेंथ थोड़ा बढ़ा देती। इसका मतलब युवा लोहे के टुकड़े का कलर चेंज गर्म करने से नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने उसके कलर को चेंज होते हुए देखा। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि वो कलर शायद इसलिए चेंज कर रहा था क्योंकि जब वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा था और जब वो रेडिएशंस एमिट कर रहा था तो ये एमिशन कॉन्टिन्यूअस नहीं था। क्या मतलब हुआ? उसने रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट किए ये वाले, तो आपको उसका काला रंग, पीला रंग, हरा रंग जो भी दिख रहा है। फिर वो रुका, उसने दूसरी वेवलेंथ स्टार्ट की, उसका कलर कुछ और। फिर वो रुका, फिर उसने तीसरी वेवलेंथ स्टार्ट की, उसका कलर कुछ और था। क्या मतलब हुआ? ये जो रेडिएशन एमिट कर रहा है या वो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, इट इज नॉट इन कॉन्टिन्यूअस फैशन, इट इज इन डिस्क्रीट फैशन। यानी कोई भी बॉडी अपने अंदर से जो भी रेडिएशन एमिट करेगी वो टुकड़ों में करेगी, खट 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 खट। ऐसा नहीं है कि एक बार, क्योंकि अगर एक बार चालू हो गए तो फिर वो वेवलेंथ नहीं बदलेगी, आपका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? साहिल कह रहा है लाल होते होते देखा है, नीला पहली बार। अरे यार, अब हमारा समझो बात को, इतना ज्यादा दिमाग में सीधी, जब काम की बात बताते हैं तब इतना दिल से नहीं लगाते हो। आज ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं तो सब दिल पे लगा रहे हैं, समझो बात को। अरे हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, उसका कलर बदलते हुए देखा है, बस बात खत्म। नीला, पीला, टीला जो भी हो रहा है, कहां चक्कर में पड़ो। यानी कलर तो चेंज हो रहा है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आपका कहीं ना कहीं एक चीज जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जो रेडिएशंस कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करती है या एमिट करती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या तो आप एब्जॉर्ब करेंगे या फिर आप एमिट करेंगे। दोनों आप डिस्क्रीट फैशन में कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप उसको कॉन्टिन्यूअस मैनर ही माने, क्योंकि ब्लैक बॉडी का रेडिएशन या इस लोहे के टुकड़े के गर्म होने से जो अलग अलग रेडिएशंस निकल रहे हैं, आप इनको कॉन्टिन्यूअस नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए डुअल नेचर को सामने रखना पड़ता। सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं डुअल नेचर कहां से आ रहा है? मैं इसलिए जानबूझ के ये वाला एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, और इसलिए तुम्हें बताया मैंने कि इसमें ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि अगर मैं लोहे के टुकड़े को गर्म करते वक्त उसके रंग के बदलते हुए उसके रंग को बदलता हुआ देख रहा हूं, तो मैं समझ रहा हूं कि वो लोहे का टुकड़ा एक फिक्स वेवलेंथ के रेडिएशंस को कॉन्टिन्यूअसली एमिट नहीं कर रहा है। वो एक पैकेट बनाता है और पैकेट मेरे सर पे मारता है, मुझे वो लाल दिखने लगता है। फिर वो दूसरा पैकेट बनाता है, फिर वो मेरे सर पे मारता है, मुझे उसका कलर बदलता हुआ नजर आता है। यानी वो रेडिएशन जो एमिट कर रहा है वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में ना एमिट करके डिस्क्रीट फैशन में एमिट कर रहा है। सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो बल्ब की लाइट आपकी आंखों पे पड़ रही है,
वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में ना पढ़ के ऐसे खट 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 करके पड़ रही। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस बल्ब से मेरी आंखों पर जो लाइट गिर रही है वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में नहीं, डिस्क्रीट फैशन में गिर रही है। अरे सर, ऐसा कैसे? मुझे तो लाइट एकदम कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रही है, आप डिस्क्रीट कैसे कह सकते हैं? अरे अगर मैं तुमको यह बताऊं कि ये बल्ब मेरी आंखों पर 10 की पावर 20 या 10 की पावर 25 पैकेट मार रहा है, खट खट खट, एक सेकंड में, 10 की पावर 20-25 एक सेकंड में, तुम्हें वो डिस्क्रीट आता हुआ नजर आएगा? कॉन्टिन्यूअस नजर नहीं आएगा क्या? हाँ सर, वो तो कॉन्टिन्यूअस ही नजर आएगा। तो यही वो कॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा है। यानी ये बल्ब मेरी आंखों पर एक सेकंड में इतने सारे पैकेट मारता है, खट 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 खट, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्टिन्यूअस नेचर है, जबकि लाइट का डिस्क्रीट नेचर भी एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई लाइट एग्जिस्ट इन अ ड्यूअल नेचर, आइदर इज वेव नेचर और अ पार्टिकल नेचर, और इनमें कोई लड़ाई नहीं है। जिन एक्सपेरिमेंट्स को पार्टिकल मान के प्रूफ करना है पार्टिकल मान के प्रूफ कर लो, जिनको लाइट मान के प्रूफ करना लाइट मान के प्रूफ कर लो, ये आपके हाथ में। समझ में आया? सबके ये बात समझ में आ रही है? हाँ, गोविंद फोटोन ही है उस पैकेट का नाम। मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये नाम बोलने जा रहा हूं। मैं अभी उस नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बिकॉज मैंने वो नाम ही नहीं लिया अभी क्वांटम थ्योरी का। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो कि सर ये दूसरा नेचर आप जबरदस्ती डिस्क्रीट डिस्क्रीट या डिसकॉन्टिन्यूअस बीच में क्यों घुसेड़ रहा है? जब बात हो चुकी वेव वेव वेव, ईएमआर इज अ वेव, बात खत्म हो गई। ये ईएमआर पार्टिकल क्यों बन गया आपका? इसलिए कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो वेव नेचर से प्रूव कर पाने मुश्किल है। आप लोहे के गर्म होते वक्त या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वेव नेचर अज्यूम करके, आपको पार्टिकल नेचर अज्यूम करना पड़ेगा। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन बहुत मुश्किल से या नहीं कर सकते लाइट के वेव नेचर को अज्यूम करके, आपको पार्टिकल नेचर अज्यूम करना पड़ेगा। समझो बात। शाबाश, चमक गया भाई, बहुत सारे लोगों को चमक गया। जिन लोगों को नहीं चमक रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यार। कंफ्यूजन तब होता है जब आप ज्यादा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। ज्यादा इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि तुम फिजिसिस्ट नहीं हो, है ना, तुम्हें उतनी नॉलेज नहीं है और तुम्हें जरूरत भी नहीं। और जो बिल्कुल ही नहीं सोच रहा है उसको तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा है, जितना बताया जा रहा है हल्का हल्का, और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे समझ में आ जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं, मुझे समझना क्या है? मुझे समझना सर लाइट के दो नेचर होते हैं, बात खत्म। सर ये पार्टिकल नेचर कहां से आ गया? तो मैंने हल्का सा बता दिया कि अगर एक बॉडी रेडिएशंस को एमिट या एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूअस फैशन में करेगी तो आप उसकी वेवलेंथ को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक बॉडी अपने अंदर से अलग अलग तरह की वेवलेंथ एमिट कर रही है तो दैट मींस दीज रेडिएशंस कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, दे कैन बी पैकेट्स, और वो ही हमारा डिस्क्रीट नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। बस इतनी सी बात है हमारी। चमक गया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक, अब जरा सी एक बात और कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने, ये जो मैं अभी तुमको बोल रहा था कि हमारे पास दो तरह के नेचर हैं, जिसमें एक दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं वेव नेचर मानकर, जिसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वही लोहे के टुकड़े को गर्म करने वाला जो एक्सपेरिमेंट था मेरा। तो ये दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो इसलिए लोगों ने लाइट का पार्टिकल नेचर भी अज्यूम कर लिया है, और उस लाइट के पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर को भी पूरा। और ये देखिए, ये जो ऊपर के एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके, जैसे जो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब कौन से नेचर को मान के बनाए गए थे? ये सब वेव नेचर को मान के बनाए, यहां कोई झंझट नहीं। लेकिन अगर इसी में अगर आपने पार्टिकल नेचर की बात बोली, तो पार्टिकल नेचर के लिए ये दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको आप पार्टिकल मानकर ही प्रूव कर पाते हैं। सो अब लड़ाई क्या है? लड़ाई कुछ नहीं है सर, जो जैसा आसान लगे लाइट का वही नेचर मान के हम अपना काम कर लेंगे। हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे, हम दोनों नेचर मानने के लिए तैयार हैं। बात खत्म, क्लियर है ये? डन, शाबाश। अब देखिए जरा, इसी बात को ऐसे भी एक्सप्लेन करा जा रहा है। ये सब फिजिक्स की बात है यार, मैं इसलिए इसको स्लाइड बना के लाया हूं क्योंकि मुझे लगता है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब वीन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व वगैरह ये सब फिजिक्स में तुम्हें पढ़ाया जाता है। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने मतलब की बात बताना चाह रहा हूं कि भाई क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब आप किसी भी बॉडी को T1 टेम्परेचर पे रखते हैं, तो उस जैसे वही लोहे का टुकड़ा था, याद है वो लोहे का टुकड़ा, तो लोहे के टुकड़े को जब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो उस टेम्परेचर पर भी दुनिया भर की वेवलेंथ एमिट करती है, दुनिया भर की वेवलेंथ। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 सो ऑन सो ऑन सो ऑन दुनिया। लेकिन जिस कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती, आपको वही कलर दिखाई देता है। यानी ये जो आपकी इंटेंसिटी है, ये देखिए, यही आपको सबसे ज्यादा दिखाई देता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपका कर्व बनाया मैंने एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को T1 टेम्परेचर पे हीट किया, तो वो बॉडी अपने अंदर से दुनिया भर की फ्रीक्वेंसीज एमिट कर रही।
सोचो अगर वो कॉन्टिन्यूअस नेचर का मामला चलता तो क्या होता फिर? सर एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है, बस एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है, लेकिन वो तो बहुत सारी निकाल रही है, खट 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 ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैकेट्स एमिट कर रही। लेकिन कलर सर मुझे, लेकिन वो लाल दिख रहा है, इसलिए क्योंकि जिस पैकेट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है आपको ऑलमोस्ट वही कलर दिखाई देगा। यानी जिस इंटेंसिटी, यानी जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, आपको उस बॉडी के कलर के बारे में कुछ कुछ वही आइडिया लगेगा। फिर जब आपने उसका टेंपरेचर बढ़ा दिया तो क्या हुआ? सर जब टेंपरेचर बढ़ा दिया फिर वही है, दुनिया भर की वेवलेंथ वो एमिट कर रही है, लेकिन उसका कलर चेंज हो गया क्योंकि अब मैक्सिमम इंटेंसिटी मुझे यहां दिखाई दे रही है। यानी जैसे जैसे आप टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो आपको उसका कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। बस इतनी सी कहानी। लेकिन यहां पर बताया क्या जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि भाई साहब ये समझ लीजिएगा कि भले ही आपका कलर चेंज हो रहा हो, लेकिन ये कंफर्म है कि एक बॉडी जब हीट की जाती है तो वो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज, दिस इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज एमिट करती है, और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज में भी कलर सिर्फ वो ज्यादा डोमिनेट करता है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। बस इतना फर्क। यानी ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ये जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व तुम्हारे सामने दिखाया गया, ये भी एक्चुअली उस ईएमआर के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा है। सब लोग इस बात को समझे, और इसमें आप कोई डिटेल में नहीं जाने चाह रहे। आप देख लीजिए, एक दो लाइनें लिखी हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, आप इत्मीनान से इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन इसका क्या यूज है हमारे लिए? सिर्फ वो इतना है कि आपने सिर्फ ये मान लिया कि ठीक है सर, लाइट का वेव नेचर भी है और लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। बस इतना ही हमारा पर्पज है। मेरी अगर आप बात माने तो हमारा सिर्फ इतना ही काम है इस चैप्टर। बाकी फिजिक्स वाले अपना जो डिटेल में समझाना चाहें वो समझे। कलर रेड ले लीजिए सर, ये रेड ले लेते हैं। ये देखिए, ये पर्टिकुलर T1 टेम्परेचर की बात चल रही है। इस T1 टेम्परेचर पर आपकी जो ये बॉडी है वो इस T1 टेम्परेचर पर दुनिया भर की वेवलेंथ एमिट कर रही है। ये देखिए सब निकल रही, ये देखिए सारी वेवलेंथ एमिट हो रही, लेकिन हर वेवलेंथ की अपनी एक इंटेंसिटी है। जैसे इस 1000 वेवलेंथ वाली जो फोटोन होगी या जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं, उनकी अपनी एक इंटेंसिटी है ये। लेकिन इसी टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो इसकी है। तो इस मैक्सिमम इंटेंसिटी का ही कलर आपको दिखाई देने वाला है। यानी कलर रेडिएशन आप बहुत सारी निकाल रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आपका कलर कौन गवर्न करेगा? जिस इंटेंसिटी की वेवलेंथ सबसे ज्यादा निकल रही। यानी कहने का मतलब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये कर्व थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा, और अब जो आपको कलर नजर आएगा वो ये वाला कलर नजर आएगा। हालांकि अभी भी आप दुनिया भर की इंटेंसिटीज एमिट कर रहे हैं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी बॉडी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इनफाइनाइट रेडिएशंस एमिट कर रही है, लेकिन वो इनफाइनाइट रेडिएशंस को आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपको पार्टिकल नेचर ही अज्यूम करना पड़ेगा। ये बताना चाह रहा हूं। क्लियर है ये सबको, ये वाली बात? आनंद कह रहा है व्हाइट कलर की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है। सब बातें करने में इतना आगे हैं, इतना आगे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। तुम लोग घर में बैठ के यही सब करते हो ना। लोकेश कह रहा है योर जेई स्टोरी। जेई स्टोरी मतलब जेई में कोई स्टोरी चलती? कोई स्टोरी नहीं थी हमारी, पढ़ते नहीं थे, बस इतना फर्क। मैं IITR से हूं। हाँ, ये तो रेजोनेंस जैसा है। अच्छा, लखनऊ में कहाँ रहते थे आप? ओफो, यहां तक क्लियर है? सबके समझ में आ गया? अच्छा, अब फौरन इसके आगे बढ़ते हैं। अब जब ये क्लियर हो गया है सर, अब आप लाइट के पार्टिकल नेचर को, वो पैकेट के नेचर को लेके आए हैं, तो आप जरा वो पैकेट वाली भी बात कर लीजिए। चलिए हम पैकेट वाली बात कर लेते हैं। ये आ गया आपका पैकेट। नाउ दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या कहती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? क्या कहती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? ये कहती है कि जो लाइट है वो तो आपने डिसाइड कर ही लिया कि वो पार्टिकल नेचर की है ना। तो उन पार्टिकल को, जो मिनिमम एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं जो आपकी आंखों पे पड़ रहे हैं कट 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 कट, उनको फोटॉन्स कहा जाता है, और उसको क्वांटम ऑफ लाइट लाइट बोलते हैं। यानी द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, जैसे यहां पर लिखा है हमने, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ लाइट। और इस क्वांटम ऑफ लाइट को मैं फोटोन भी कह सकता। समझो, हम ज्यादा क्यों समझ रहे हैं यार? ये तो सब तुम, अब इसमें क्या हमसे, तुम्हें पता है ना यार, काम की बात ही तो करनी है। हम क्या अब सर ये फोटोन क्या बना दिया, क्या? कुछ नहीं यार, बस कहते हैं एक मिनिमम एनर्जी के पैकेट को फोटोन का नाम दिया जाता है, और इस फोटोन की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती, और इसकी एनर्जी को
एच न्यू से डिफाइन किया जाता है। एंड सिंस दिस इज ईएमआर का पैकेट, सो दिस न्यू शुड बी सी बाय लैम्डा, दिस इज एच सी बाय लैम्डा। यानी एनर्जी ऑफ दैट बंडल और क्वांटा और पैकेट जिसको फोटोन कह रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। बस यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो रोशनी मेरी आंखों पे पड़ रही, ये कॉन्टिन्यूअस फैशन में नहीं आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं जिनको फोटोन कहते हैं, और उन पैकेट्स की जो एनर्जी है वो एच सी बाय लैम्डा से निकाली जाती है। इसमें एच मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती। बस अब इस पे बन गए आपके फिर से 2-4 सवाल, सीधे सीधे कहानी। और ये पक्का हमने देखा है कि जेई के मेंस के पेपर में पक्का इस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल बना के दे देता है कि भाई ऐसा है, ये फोटोन है, इसकी वेवलेंथ दे रखी है, बताइए कितने पैकेट निकलेंगे, क्या निकलेंगे, क्या बकवास चलेगी। सिंपल से सवाल एकदम, बिल्कुल। और ये फोटोन का तो तुम्हें पता ही है, आंखें तक बिल्कुल लेके चला जाता है, बिल्कुल लास्ट तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलता है। नहीं, 12,400 बाई लैम्डा बोल सकते हैं जब आप एंगस्ट्रॉम में बात करें, है ना। तो इसको 12,400 बाई जो लैम्डा आप बात कर रहे हैं, दिस इज एनर्जी, दैट एनर्जी शुड बी इन ईवी, है ना। तुम इसको ये सब ध्यान रखना, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है। आप इसको 12,400 बाई लैम्डा बोल सकते हैं सिंपल वे में, लेकिन दैट लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम एंड दिस एनर्जी शुड बी इन ईवी। ये ध्यान रखना। फिर मतलब अगर तुम इतना ही जानना चाह रहे हो तो इसको जरूर याद रखना कि फोटोन की जो एनर्जी है वो ईवी में रखोगे तो जो लैम्डा आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो जो एनर्जी आएगी वो ईवी में आएगी। ये ध्यान रखना। तो बेस्ट क्या है कि अगर आपको एनर्जी फोटोन की ईवी में ही निकालनी है तो आप लैम्डा उठाइए फोटोन का और आप एंगस्ट्रॉम में रखकर सीधे एनर्जी ईवी में निकाल लीजिए। लेकिन अगर आपने एनर्जी को जूल में निकालना है तो आप पहले ही एनर्जी ईवी में निकाल लीजिए सिंपल कैलकुलेशन करके, और फिर उस ईवी को जूल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। कल भी हम लोगों ने बात की थी कि जो 1 ईवी होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होता है। यानी ये दोनों रिलेशंस को अगर मैं किसी तरह से आपस में मिक्स कर सकूं तो मैं ये एचसी वाले कैलकुलेशन से बच जाता हूं। ये सब लिखना है साक्षी, साक्षी कह रही ये सब लिखना है कि नहीं लिखना है? अरे भाई तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, तुम वहां से देख लेना, लेकिन लिखने की कोशिश तो करो। इसमें लिखने में क्या दिक्कत है? हाँ, वो जो स्लाइड्स मैंने दी हैं वो तुम पीडीएफ से देख लेना, लेकिन ये जो मैं कॉपी पे बोर्ड पे लिख रहा हूं वो तो नोट करो। अब देखो मैं ये तुम्हारे थोड़े से कैलकुलेशन को यहीं से बचाना स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो एचसी है तुम देख रहे हो, एच की वैल्यू कोई समझदार वाली नहीं है यार, बड़ी बकवास वैल्यू है। और फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ करने कराने के बाद, मैं बताऊं तुम्हें, सब कुछ करने कराने के बाद आप ये रिलेशन याद कर लीजिए, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन ईवी एंड दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन एंगस्ट्रॉम। बस ये दोनों बातें याद रखना। अब सवाल में अगर लैम्डा दिया जाए और एनर्जी पूछी जाए फोटोन की, तो उस लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में इस फॉर्मूले में रख देना, तो फोटोन की एनर्जी ईवी में आ जाएगी। बस अब तुम ये देख रहे हो, लो सर आंसर तो जूल में दे रखा है, तो ईवी को जूल में कन्वर्ट कर लेना। बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है, जितने ईवी आए उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके जूल में एनर्जी निकाल लेना। उसमें क्या दिक्कत? क्लियर है ना ये वाली बात? समझ पाए? हाँ, पीडीएफ मिलेगा अमन सबका, इसका भी पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब जरा इस पे एक आध सवाल कर लेते हैं जो पहले भी पूछे गए, मैंने देखा है। ये देखिए जरा, सब लोग दिमाग लगाएं जरा। एक बल्ब है, उसकी वॉटेज दे रखी है 100, बल्ब की वॉटेज दे रखी है 100। ये हमारा जो बल्ब है इसकी वॉटेज दे रखी है 100, और ऑब्वियस है कि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है लाइट ऑफ ओनली सिंगल वेवलेंथ, यानी इसमें सिर्फ एक ही टाइप का रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ फिक्स है, और वो वेवलेंथ हमें दे रखी है 400 नैनोमीटर। ठीक, यानी एक बल्ब है जो पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करता है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो 1 सेकंड में कितने फोटोन आपकी आंखों पे मारता है। देखो ये वही सवाल आ गया।
सर ये क्या बात होती है, बल्ब जब रेडिएशन एमिट कर रहा है वो तो कॉन्टिन्यूअस कर रहा है, ये 1 सेकंड में कितने पैकेट मेरे सर पे मारता है, पैकेट कहां से आ गया? तुम पैकेट के नंबर तो निकालो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये रेडिएशंस को कॉन्टिन्यूअस बोलते क्यों हैं, क्योंकि वो पैकेट इतने सारे निकल के आते हैं 1 सेकंड में आपकी आंखों के ऊपर, आप पहचान ही नहीं पाते कि वो कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट। समझो जरा। किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे? हाँ, जब आप उसको हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, अगर आप हीट करते वक्त उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए चाहिए, जो उस सब्सटेंस का वेव फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन, सॉरी वेव फंक्शन बोला, वर्क फंक्शन होता है। सनलाइट भी पैकेट मारता है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है, सनलाइट भी पैकेट मारता है, लेकिन 1 सेकंड में इतने सारे मारता है पता नहीं चलता। इसलिए मैंने दोनों नेचर ले लिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चलो दोनों ही मान लेते, बात खत्म। ये है फंडा इसका। तो अब वो कह रहा है बताइए, एक बल्ब है, ये बल्ब ले लिया और बल्ब आपकी आंखों पर फोटोन मार रहा है ऐसे, ये बल्ब है, इसकी वॉटेज दे रखी है 100 वॉट, और ये आपके ऊपर जो है वो पैकेट मार रहा है, और ये आपकी आंखें। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये बताइए आपकी आंखों के ऊपर 1 सेकंड में कितने फोटोन मारे जाए। बड़ा आसान है यार, बल्ब की वॉटेज अगर 100 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी निकाल रहा है। क्लियर है सबको? अरे 50 क्या चीज है ये मॉडर्न फिजिक्स में। हाँ ठीक, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब आप एक व्हाट इज 100 वॉट, बताइए फिजिक्स की इतनी बात नहीं पता है। 100 वॉट का मतलब क्या होता है भाई? 100 जूल पर सेकंड, यही तो वॉटेज की यूनिट होती है, जूल पर सेकंड। यानी ये बल्ब इज एमिटिंग 100 जूल एनर्जी पर सेकंड, ये बल्ब काम कर रहा है। लेकिन ये जो 100 जूल एनर्जी है वो निकाल किस फॉर्म में रहा है? पैकेट्स के फॉर्म में। और एक पैकेट की एनर्जी hc/λ से आती है। एक पैकेट की एनर्जी पता चल गई, कितने पैकेट निकालूं कि टोटल एनर्जी 100 हो जाए? अरे यार इसमें कोई केमिस्ट्री है बताइए? बिल्कुल बकवास सवाल एकदम। यानी कि द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू hc/λ। ये सब अपना निकालिए, आपको जैसे तैसे करना है, जो भी दिमाग लगाना है, जैसे भी दिमाग लगाना लो, मैं तो सीधे सीधे लिख रहा हूं यार। 3 × 10⁸ बाय लैम्डा, एंगस्ट्रॉम में रख लेते हैं, मीटर में रख लेते हैं क्योंकि ये सब कुछ जूल में चल रहा है, तो 400 × 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। तो hc/λ करके आपको एनर्जी मिल जाएगी। मान लीजिए आपको एनर्जी मिल गई x जूल। ये किसकी एनर्जी है सर? ये एक फोटोन की एनर्जी है। और आपको 1 सेकंड में निकालनी कितनी एनर्जी है सर? 100 एनर्जी निकालनी है। तो अगर एक फोटोन की एनर्जी x है तो कितने फोटॉन्स निकालूं ताकि एनर्जी 100? अरे यार इसमें कुछ करना ही नहीं है। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। बस सॉल्व हो गया। दैट मीन्स आंसर शुड बी 100 जूल बाय x जूल। ये आपका आंसर, x यहां से रख देंगे। तुम इसको सॉल्व करो, मुझे ऐसा लगता है ऐसे शायद 10⁻20 का ऑर्डर आएगा। अगर तुम लोग सही से सॉल्व कर रहे हो तो कुछ 2 × 10⁻20 ऐसा कुछ आंसर आएगा। किसी ने निकाला है क्या? टेन रेस पर कुछ पावर में निकालो ना, 23 नहीं आएगा। हाँ ऐसे कुछ है, 10⁻20 या 21। अब एक बार चेक कर लेना। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो ऑर्डर आ रहा है इसको देखकर क्या लग रहा है कि ये बल्ब 1 सेकंड में इतने फोटॉन्स एमिट कर रहा है। तो जब कोई बल्ब अगर 1 सेकंड में इतने फोटॉन तुम्हारी आंखों में मारेगा तो तुम्हें ये थोड़ी ना पता चलेगा कि वो बल्ब ऐसे कट 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 करके फोटॉन मार रहा है। आपको लगेगा कट 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 कट, यानी सब कॉन्टिन्यूअस नजर आएगा। यानी ये क्वांटम थ्योरी जो है वो इस तरह से डील की गई है जिसमें यह अज्यूम किया गया है कि कोई भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब या एमिट होती हैं तो वो रेडिएशंस एक पैकेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती हैं या एमिट होती हैं।
उन पैकेट्स को फोटॉन कहा जाता है और उन फोटॉन्स की एनर्जी hc बाई लैम्डा से निकाली जाती है। तो जिस ईएमआर का वो फोटॉन होगा उसकी वेवलेंथ पुट करके आप उस फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक, एक और सवाल कर लेते हैं, ये भी लेके देख लेते हैं। अमन कह रहा है लास्ट स्लाइड को रिपीट करने के लिए। क्या अमन, इसमें क्या गड़बड़ है? अमन, ये कह रहा हूं मैं कि आपका जो फोटॉन है वो 400 नैनोमीटर का है, तो आप फोटॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं hc बाई लैम्डा करके। ये एक फोटॉन की एनर्जी आ गई, ठीक। अच्छा, कितने फोटॉन जोड़ दिए जाएं ताकि एनर्जी 100 हो जाए? कैसे निकालें? टोटल एनर्जी को एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे, और टोटल एनर्जी 100 जूल है, और एक फोटॉन की एनर्जी आपने hc बाई लैम्डा से निकाल ली है, तो टोटल अपॉन एक फोटॉन की एनर्जी दैट इज 100 बाई x विल बी द टोटल आंसर। अमन, समझ में आया बेटा? माइनस में पावर बताइए, नंबर ऑफ फोटॉन्स माइनस में नहीं आएंगे, प्लस में आएंगे। एक बार चेक करो इसको। हाँ, 10 की पावर प्लस में आएगी भाई। इससे पहले वाली स्लाइड ये है अमन, इसमें भी यही कुछ बताया मैंने कि जो भी रेडिएशन एमिट होती हैं वो फोटॉन्स के फॉर्म में होती हैं, और फोटॉन की एनर्जी hc बाई लैम्डा से निकाली जाती है। फिर मैंने ये भी बता दिया था कि आप जो है फोटॉन की एनर्जी को अगर ईवी में निकाल रहे हैं तो तब वो ईवी में निकल के आएगी जब आप उसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रखेंगे। यानी ये एक छोटा फॉर्मूला मैंने बना लिया कि 12400 को अगर आप लैम्डा से डिवाइड कर दे फोटॉन की, तो लेकिन वो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखना है, तो जो फोटॉन की एनर्जी आएगी वो ईवी में आ जाएगी। अगर आप उसको जूल में चाहते हैं तो आप उसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इस कन्वर्जन को करके। आप ये फॉर्मूला आप चाहें तो अलग से याद कर लीजिए। वही जो H और C है, उस HC को थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करके छोटा कर दिया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल है, जरा इसको भी देखो। ये बड़ा अच्छा सवाल है, और ये भी इस तरह के सवाल भी आते हैं, पूछे जाते हैं। अब इसमें देखो ये क्या कह रहा है कि ब्रोमीन को तोड़ने के लिए आपको कितने वेव नंबर का फोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी? ब्रोमीन को तोड़ने के लिए, यानी अगर मैं ब्रोमीन को ब्रेक करना चाहता हूं, तो ये जैसे ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, तो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आप इसके ऊपर फोटॉन मारेंगे। तो ये पूछ रहा है कि कितने एनर्जी का फोटॉन मारूं ताकि ब्रोमीन टूट जाए। अरे, ब्रोमीन को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो दे रखी है, लेकिन ये 1 मोल को तोड़ने की दे रखी है, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 ब्रोमीन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 194। ये तो जूल हो गया 1 मोल का, और एक आदमी का कितना होगा? डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 जूल। क्लियर है ये सबको? यानी अगर 1 मोल ब्रोमीन तोड़ना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, तो फिर 1 ब्रोमीन को तोड़ना है तो अवागाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक। और ये एनर्जी आएगी कहां से? इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आएगी कहां से? सर, फोटॉन से आएगी। और फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? सर, hc बाई लैम्डा होती है। सब कुछ आपको पता है, लैम्डा शैम्डा जो भी निकालना है सब कैलकुलेट कर लो, बड़ा आसान। एक्चुअली सवाल में जानबूझ के इसलिए लेके आया हूं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं। केमिस्ट्री का एक रूल है, 1 बॉन्ड 1 फोटॉन। क्या मतलब हुआ? एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 फोटॉन चाहिए। अगर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 50 एनर्जी की जरूरत है, 50 जूल एनर्जी की जरूरत है सपोज, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 50 जूल एनर्जी का ही फोटॉन चाहिए होगा। अगर आपने 50 जूल एनर्जी से कम का फोटॉन लिया तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। हाँ सर, ये तो ऑब्वियस है ना, जब 50 चाहिए तो 50 तो लाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं 50 से ज्यादा लाया तो क्या होगा? सर, वो बॉन्ड टूट जाएगा। हाँ, बिल्कुल टूट जाएगा। तो फिर बची एनर्जी का क्या होगा? उस बची हुई एनर्जी से दोनों ब्रोमीन भागने लगेंगे। भाई, एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना, तो ब्रोमीन टूटेगी और टूटने के बाद वो एनर्जी दोनों ब्रोमीन को मिल जाएगी। ये भी सही है। लेकिन सर, अगर मैं 50 से कम लाया तो ब्रोमीन नहीं टूटेगा। अगर मैं 50 से कम वाले 2 फोटॉन ले आया, 25-25 वाले ले आया, या 25-25 वाले 2 फोटॉन मारूं तो क्या होगा?
तो भी वो बॉन्ड नहीं टूटेगा। वन बॉन्ड वन फोटोन, समझो बात को। यानी अगर ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको 50 एनर्जी चाहिए तो आपको 50 या 50 से ज्यादा एनर्जी का एक फोटोन चाहिए। अगर आप 50 से कम एनर्जी के 200 फोटोन, 2 करोड़ फोटोन, अरबों फोटोन मार दें तो भी वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। समझने की कोशिश करना इस बात को। और इसका एक बड़ा सीधा सा मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी तुम्हें दूंगा, पहले इस बात को समझो। वन बॉन्ड वन फोटोन। दिस इज द रूल। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एक फोटोन मारना पड़ेगा, और उस फोटोन की एनर्जी कम से कम उतनी होनी चाहिए जितना बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। अगर आपने उससे ज्यादा मारी तो भी वो बॉन्ड टूट जाएगा, और जो बची हुई एनर्जी है उससे वो टूटे हुए दोनों लोग काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे। चलिए ये भी ठीक है। लेकिन अगर आपने उससे कम एनर्जी मारी तो वो नहीं टूटेगा, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन अगर कम वाले बहुत सारे भी मार दिए, मिलकर वो 50 से कई गुना ज्यादा भी हो गए, तो भी वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। इसको समझो भाई। यानी वन पैकेट, that the energy of that packet should be either 50 or more than 50. If it is less than 50, बेकार हो गया। अगर 50 की कम एनर्जी वाले बहुत सारे भी मार दिए, जैसे मान लीजिए आपको 50 चाहिए और मैंने 10-10 वाले 2 करोड़ मार दिए, अरे तब तो 50 से बहुत ज्यादा हो गई ना एनर्जी, लेकिन तब भी वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि वो तो एक फोटोन एक्सेप्ट करेगा बस, और वो 50 का होना चाहिए या 50 से ज्यादा, वरना वो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। आपको 200 मारने 200 मारिए, 500 मारने 500 मारिए, चाहे जितनी एनर्जी इकट्ठी करके मार दीजिए, अगर एक फोटोन की एनर्जी कम है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। सब लोग समझ पा रहे हैं इसको? हजरतगंज में नहीं रहते थे, लेकिन हजरतगंज में घूमने जाते थे। समझ पाई ये वाली बात? अच्छा, अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हें देता हूं। तुम लोगों से कहा जाता है, या जब छोटे थे, या हो सकता है कि भाई ज्यादा धूप में मत निकला करो, नुकसान करती है ना। और न्यूज वगैरह में भी सुनते हैं, या किताबों में भी पढ़ा है हमने कि आप जो, ऐसा सबके साथ नहीं होता, कि स्किन कैंसर हो जाता है, कि अल्ट्रा वायलेट रीजन के जो फोटॉन्स होते हैं, जो सूरज वाले फोटॉन्स होते हैं, वो स्किन कैंसर वगैरह कर सकते हैं। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो सूरज से आने वाले जो फोटॉन्स होते हैं ना, उन वो अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो हमारी बॉडी में जो डीएनए स्ट्रक्चर है, उनके अंदर बॉन्ड्स होते हैं। तो वो जो सूरज से आने वाले फोटोन होते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो मेरे डीएनए के बॉन्ड को तोड़ सके। उनके एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी है कि वो डीएनए के बॉन्ड को तोड़ सके। तो होता क्या है कि हमारे डीएनए का बॉन्ड टूट सकता है और उसके बाद वो दोबारा जुड़ जाता है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कई बार म्यूटेशन हो जाता है, कहीं और जुड़ गया कुछ, तो उससे जो है वो बीमारी शुरू हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सूरज में जब आप जाते हैं, या कोई भी ऐसा फोटोन जिसकी रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से कुछ बीमारी हो सकती है। लेकिन हम आज एक ऐसे कमरे में खड़े हो सकते हैं जहां पर करोड़ों ट्यूबलाइट्स लगी हों, समझो बात को, तमाम चमक रहा हो वो कमरा ट्यूबलाइट से, लेकिन मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्यूबलाइट से जो रोशनी मेरे ऊपर आ रही है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के फोटोन से बहुत कम एनर्जी रखती है। इसलिए आप करोड़ों लाइटों भी मेरे सामने लगा दीजिए, मेरा डीएनए पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। समझो बात, मेरी बात सब लोग समझ पाए? अभिजीत, मेरी बात समझ में आई बेटा? इसको सब लोग समझने की कोशिश करो। फराना, शिखर, सब लोग को इस बात को समझ में आना चाहिए। बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं, बिल्कुल उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा हूं, कि मैं, मेरे जो बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, मान लीजिए 50 चाहिए, तो सूरज के पास वो ताकत है, उसके एक फोटोन के पास ये ताकत है कि वो उसको तोड़ सके। इसलिए वो नुकसान कर सकता है, क्योंकि टूटा, वापस जुड़ गया तब तो ठीक, लेकिन किसी और तरह से जुड़ गया तो गड़बड़ शुरू। लेकिन ये जो लाइट है, विजिबल रीजन को बिलोंग करने वाली ये जो लाइट है, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। इसके पास 10 एनर्जी है, मान लो 10। अब ये करोड़ों भी मेरे ऊपर पड़ जाएंगे तो मेरा बॉन्ड नहीं टूटेगा, यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस लाइट से। इसलिए ऐसा नहीं होता कि मैं जब कमरे में घुसता हूं और बहुत सारी लाइट होती है तो ऐसा, अरे भाई बॉन्ड ना टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये फोटॉन्स मुझे नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा एक बॉन्ड एक फोटोन एक्सेप्ट करेगा, और एक फोटोन की एनर्जी क्योंकि कम है, इसलिए आपको मेरे ऊपर करोड़ों फोटॉन्स मार दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग समझ पाए इस बात को? सबको ये बात समझ में आ रही है? हाँ, शाबाश। यानी इस क्वेश्चन में भी यही वो पूछ रहा है कि भाई ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ना है, तो मैंने कहा ये बताइए ब्रोमीन के एक बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी कितनी है, तो उसने मुझे पर मोल एनर्जी दे रखी है।
तो अगर एक मोल तोड़ना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, तो फिर एक आदमी को तोड़ना है तो अवागाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, तो एक मोल की एनर्जी निकाल, एक ब्रोमीन को तोड़ने की एनर्जी निकाली मैंने अवागाड्रो नंबर से डिवाइड करके। वो किलो जूल दे रखा है ना, तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक एक ब्रोमीन को तोड़ने की एनर्जी आ गई। और एक ब्रोमीन को तोड़ने की एनर्जी कहां से मिलती है? फोटोन से मिलती है। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है सर? एच सी बाई लैम्डा होती है। जो अननोन है वो कैलकुलेट कर लीजिए। मुझे 1/λ चाहिए शायद, देखिए वेव नंबर, यानी मुझे 1/λ की वैल्यू चाहिए। एच और सी तो आप जानते ही हैं, 1/λ कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, खत्म। क्लियर है सबको? आप जो बहरहाल कहते हैं उसका क्या मतलब? बहरहाल का मतलब है ठीक है, मतलब समझ लो, देखा जाएगा, वो ठीक है, कुछ ऐसा खास मतलब नहीं होता। आईआईटी रुड़की कैसा है? आईआईटी रुड़की बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा अच्छा कैंपस और क्लियर कैंपस जो है वो रुड़की का है, बहुत साफ सुथरा। और उसका लोकेशन भी तुम्हें पता ही है, वो हरिद्वार से लगा हुआ, ऋषिकेश हरिद्वार से, तो वो अच्छा एक माहौल बनता है। लेकिन वहां पहाड़ नहीं है, मतलब दैट इज अ प्लेन, रुड़की इज अ प्लेन, है ना। लेकिन यही कि वहां से अगर 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पहाड़ दिखना आपको स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी मसूरी वसूरी में बर्फ गिरती थी तो हमारे यहाँ ठंडी हवा चालू हो जाती थी, तो हम सब बच्चे अपना झोला उठा के मसूरी पहुंच जाते थे, बड़ा मजा आता था। तो ये सब लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं तुम लोग के कहने पर उल्टी सीधी बातें नहीं करूंगा अब, क्योंकि बात हो चुकी है। अब मेरे हिसाब से हम आज की क्लास यहीं खत्म भी कर देते हैं, और अगली क्लास में हम बोर मॉडल स्टार्ट कर देंगे, और फिर वो चैप्टर जो है फटाफट जो अपना स्पीड पकड़ेगा। तो अभी जो है, और इसके ऊपर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज की डीपीपी या कल की डीपीपी में सवाल डाल दूं, और टेस्ट में भी यहां तक के सवाल दिखाई देंगे आपको। आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, बट यहां तक जितना आज कराया गया है इस पर सवाल बन सकता है। इसलिए टेस्ट की तैयारी मोल कॉन्सेप्ट 2 की, मोल कॉन्सेप्ट 1 की, और आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का यहां तक टिल टॉट है वो आपको करना। समझ में आ गया? तो आप सब लोग बढ़िया से तैयारी करो। लास्ट टेस्ट आप लोगों ने ठीक किया था, कुछ बच्चों ने मुझे मार्क्स भी बताए थे, और जिन लोगों ने मार्क्स बताए थे उन्होंने अच्छी मार्क्स भी बताए थे। तो कुछ लोगों के केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आए थे, कुछ लोगों के फुल भी मार्क्स थे, कुछ लोगों की कुछ कमियां भी रह गई थी जिन्होंने शायद नहीं बताए थे। तो जो कमियां रह गई उनको दूर करना है, ताकि अगले टेस्ट में वो दिक्कत ना आए। तो देखो, मैं फिर वही मोल का टेस्ट दोबारा ले रहा हूं। इस बार मोल 2 थोड़ा सा ज्यादा डाल दूंगा, और थोड़े से सवाल का लेवल इंप्रूव कर दूंगा। देखते हैं आप कितने अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है ना। चलो, ओके, बाय बाय।